गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कर्नाटका के द्वारा यहां पर लोकल्स के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई थी एंड उसके लिए उनके द्वारा एक बिल लाया गया था। पर ये बिल को अभी के लिए रोक लगा दी गई है। बेसिकली अभी हाल्ट कर दिया गया है। इसका कारण पता क्या है? कारण ये है कि वहां पे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि ये कहीं ना कहीं एक रिग्रेसिव मूव है, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं इस चीज के माध्यम से। क्योंकि आप नोटिस करो ना, इस बिल के अंदर बात ये करी गई थी कि जो भी मैनेजमेंट पोजीशंस होंगी उनके 50% पोजीशंस आपके लोकल कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे एंड 70% ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस यहाँ पर आपको लोकल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे अपॉइंट करना होगा। अब लोकल कैंडिडेट कौन होगा? लोकल कैंडिडेट वो होगा जो या तो कर्नाटका स्टेट में पैदा हुआ है या फिर 15 साल से डोमिसाइल है उस स्टेट का, एंड साथ में ही अगर मैं बात करूं तो उसको कन्नड़ा लिखनी आती होनी चाहिए, उसको कन्नड़ा बोलना, लिखना एंड पढ़ना आता होना चाहिए। एंड इसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो, ऐसे केसेस के अंदर बहुत सारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका यही मानना है कि ये कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। अगर उनको अच्छे लोग चाहिए होंगे तो इस वजह से कई बार हो सकता है कि लोकल कैंडिडेट्स में उनको वो प्रॉपर जो टैलेंट चाहिए वो शायद ना मिल पाए। अब इन्हीं सभी बातों को देखते हुए अभी के लिए इस फिलहाल बिल को अभी बोला गया है कि ये इनिशियल स्टेज में है एंड अभी इसको यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अभी को थोड़ा ये इनिशियल स्टेजेस में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली डिस्कशन होगा अब सरकार और आपके इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में, तो शायद कुछ डिस्कशन के बाद इसके ऊपर कुछ फैसला आ पाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 18 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है महर्षि सुश्रुत जी के बारे में। दरअसल में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है ना, AIIA, इनके द्वारा सेकेंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शाल्य संगोष्ठी, ये यहाँ पे सेमिनार का नाम था, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया इन द ऑनर ऑफ सुश्रुत जयंती 2024। दरअसल में सुश्रुत थे कौन? देखो, एक्चुअल में ना अगर मैं बात करता हूँ आपकी हिस्ट्री की, तो आप जानते होंगे एक तो फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है चरक जी को। उसके अलावा वाघ भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनकी एक वर्क भी है अष्टांग हृदय। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना इंडियन सर्जरी की, तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी माना जाता है सुश्रुत जी को। तो ये काशी वाराणसी से बिलोंग करते थे, राइट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे सुश्रुत संहिता भी यहाँ पे लिखी गई है। डेफिनेटली ये तीनों की तीनों बुक्स, चाहे सुश्रुत संहिता हो गया, चरक संहिता चरक के द्वारा, एंड आपका अष्टांग हृदय बाघ भट्ट के द्वारा, ये इनको ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बोला जाता है। थोड़े से और इनके काम की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने ना एनाटॉमी के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई हैं। ठीक है, बेसिकली आपकी बॉडी के रिगार्डिंग, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, एंड साथ में ही अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स का कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, डिसलोकेशन को कैसे ट्रीट करना है, स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, राइनोप्लास्टी हो गया, बेसिकली जो नोज को रिकंस्ट्रक्ट करना, तो यानी कि सर्जिकल चीजें जो थी ना, वो सारी चीजें इनके द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। प्लस एट द सेम टाइम ना, जब भी आप को कोई इलाज करना होता है, आपके ऊपर कोई डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, तो एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। बेसिकली एनेस्थेटिक्स के माध्यम से आपको पेन ना फील हो जब मेडिकल प्रोसीजर हो, उसी को एनेस्थीसिया बोला जाता है। अब पुराने टाइम के ऊपर वाइन हो गया, हेनबिन हो गया, हेनबिन भी एक तरह का जो आपका प्लांट ही है, ठीक है, उसको माध्यम के यूज करते हुए यहाँ पर इन्होंने एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। एनाटॉमी जो मैंने आपको बता रहा था किस तरह से बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, राइट, एंड उस चीज को इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, उनको यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। प्लस एट द सेम टाइम जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वर्सेस जो प्रैक्टिकल चीजों के बीच में चीजें होती है ना, उसी को ही यहाँ पे इन्होंने एनाटॉमी पढ़ाने का भी एक तरीका यहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत किया। प्लस एट द सेम टाइम इनकी जिंदगी से हम करेज, डिलिजेंस, पॉइस, एक्सपर्टीज, कमिटमेंट, ये सारी कोर वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो क्योंकि इनकी जयंती थी अभी रिसेंटली, तो इस वजह से सेमिनार कंडक्ट किया गया। बट आई होप आपको हिस्ट्री का जो सुश्रुत जी के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल गई होगी, राइट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आज से हमारे जो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग आपके लिए कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे हमारी टीम की तरफ से यहाँ पे अफोर्डेबल ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके जो आपके फाउंडेशन बैचेस होंगे, चाहे संकल्प है, प्रहार है, आपके टाइटन है, ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम प्रारंभ के जो बैचेस हैं वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे।
प्लस एट द सेम टाइम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर आप हमारे जो ऑप्शनल बैचेस हैं, ये सारे उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस के ऊपर। इसके साथ ही साथ जो सृजन मेंस बैच है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इन सब चीज़ों के लिंक्स डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक कश्मीर विलो के रिगार्डिंग होगा। दरअसल में ना कश्मीरी विलो से बहुत सारे यहाँ पे आजकल क्रिकेट बैट्स बन रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। इंटरनेशनल गेम्स के अंदर भी ना ये लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है जिसको नाम बोलते हैं हम कश्मीर विलो। अब अगर ना इस मैं बात करूं ये कि लकड़ी बन कैसे रही है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बेसिकली पहली बात तो ये समझो कि नाम इसका कश्मीरी विलो है, तो यानी कि कश्मीर रीजन को ये बिलोंग करती है, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। ये दरअसल में आप यहाँ पे ट्रीज को आप नोटिस कीजिए, ये डेसिडियस ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। इनकी जो हाइट होती है ना, हाइट इनकी लगभग आपकी 30 मीटर तक हो सकती है, या अगर मैं फीट की टर्म्स में बोलूँ तो लगभग 98 फीट तक की इनकी हाइट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। अब इनकी आप ट्रंक देखो यार, जो ट्रंक है ना इनकी बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, तो यानी कि इनकी जो ट्रंक्स होती है ना उनको यहाँ पे थोड़ी पतली ही ट्रंक हम यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर सिलेंडर ट्रंक्स भी आप यहाँ पे इनको बोल सकते हो, ठीक है। बाकी आप नोटिस करो ऊपर जो ये पत्ते होते हैं, जो कैनोपी होती है ऊपर से अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, तो कैनोपी भी बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती, वो भी नैरो ही रहती है। प्लस एट द सेम टाइम इनको ग्रो करने में लगभग 20 से 25 साल लग जाते हैं इनको कंप्लीट मेच्योरिटी अचीव करने की रिगार्डिंग। इसी के माध्यम से इस तरह की फिर कश्मीरी विलो बनाई जाती है, जिसके माध्यम से फिर हमें बैट्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब इनके बारे में कुछ एक पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रीज होते हैं ये ह्यूमिड और टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं रिवर बैंक्स के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है वो ये है कि इन पर्टिकुलर ट्रीज के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएं, जिस वजह से इनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम काफी ज्यादा वेपो ट्रांसपिरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लडिंग के लिए रिजिलियंट है, यानी कि अगर फ्लड्स वगैरह भी आ जाएं, या फिर मान लो जो पूरा का पूरा आपका ज्यादातर जो पेड़ है या उसकी जो रूट्स हैं वो अगर आपके पानी के अंदर भी है तो वहां पर भी अच्छे से ग्रो कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम वगैरह, वहां पर भी ठीक है ना, उसके अंदर भी ये इसके अंदर एक्युमुलेट हमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसकी एप्लीकेशंस की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस तो यही है कि क्रिकेट बैट की तरह इनको यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए, बास्केट्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, उनके लिए किया जाता है। बट मेजरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी एप्लीकेशन है वो आपको क्रिकेट बैट्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं कि कहाँ पर ग्रो करते हैं, कैसा मॉइस्चर चाहिए होता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है। यूपीएससी की अक्सर टेंडेंसी रहती है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024। अब ये क्या मुद्दा है सर? देखो दरअसल में आप जानते होंगे कि नई दिल्ली के अंदर 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, ये जो 10-11 दिन है ना अभी जो आने वाले हैं, यहाँ पर क्या होने जा रही है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग। और इंडिया में ये पहली बार होने जा रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी। डेफिनेटली अपने आप में बहुत ही बड़ा एक इवेंट हमें देखने को मिल जाएगा जब ये पर्टिकुलर सेशन होगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। उसी के साथ साथ आप नोटिस करोगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या होस्ट कर रहा है, 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम। अब ये क्या मुद्दा है सर, यंग प्रोफेशनल फोरम? देखो यहाँ पर ना दुनिया भर के जो यंग लोग होंगे वो साथ में आएंगे, ठीक है। उसके माध्यम से वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा। ये सब चीजों को ही आप बोलते हो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024, ठीक है। एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उसके हेरिटेज के बारे में जाने थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर ना कुछ एक थीम्स अगर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। प्लस एट द सेम टाइम वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ने क्या क्या चीजें अकम्प्लिश कर दी है एंड क्या अभी और चैलेंजेस को टैकल करना बचा हुआ है। साथ में ही कैसी टेक्नोलॉजीज को हम आपका इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वर्ल्ड हेरिटेज के रिगार्डिंग लोगों को जो अवेयरनेस है वो बढ़ पाए, एंड साथ ही साथ सस्टेनेबल टूरिज्म को हम और कैसे प्रमोट करें। तो दुनिया भर के इस तरह से यंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एंगेज किया जाता है, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। इसी को ही हम यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 यहाँ पे बोल सकते हैं। अब इंडिया का ना देखो, क्योंकि इंडिया में ये चीज हो रही है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। पिछले साल तो नहीं भी था, तब भी यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिए थे। तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेफिनेटली यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है जीरो डोज किड्स फॉल टू 1.6 मिलियन इन 2023। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं,
दरअसल में ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड साथ ही साथ हमारा जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इनके द्वारा मिलकर ना एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम क्या है, WUENIC। दरअसल ये स्टैंड करता है WHO एंड यूनिसेफ, फिर आगे आ गया एस्टीमेट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज। समझ गए? तो ये पहली बात तो आपको इस रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए कि इसको रिलीज किया जाता है WHO और यूनिसेफ के द्वारा। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सर, जीरो डोज। जीरो डोज का अर्थ क्या होगा? देखो जीरो डोज का अर्थ बहुत ही सिंपल है, ऐसे बच्चे जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी। डोज तो समझते हो ना आप लोग, बिल्कुल। तो उसी चीज को हम बोलते थे जीरो डोज, कि किसी भी बच्चे अगर मतलब किसी बच्चे को अगर एक भी वैक्सीन नहीं लगी हो, कंप्लीटली वो बच्चा अनवैक्सीनेटेड है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं जीरो डोज। अब अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में आप नोटिस करोगे जो नाइजीरिया है ना, वहां पर आपको 2.1 मिलियन या 21 लाख बच्चे आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको एक भी डोज मतलब एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 16 लाख लोग, नियरली 1.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी वैक्सीन नहीं मिली। तो ये बहुत ही कंसर्निंग बात है यार कि इंडिया में अगर इतने ज्यादा बच्चे हैं। नाइजीरिया में तो चलो ठीक है, जो भी हाईएस्ट होंगे ठीक है, पर इंडिया को भी तो और अच्छा काम करने की जरूरत है। अब इसमें देखो यार, अगर हम बात करें ना और देशों की, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं इथियोपिया, कॉन्गो, ये सब चीजें तो है। बात करें देखो चाइना की, चाइना 18th के ऊपर आता है, पाकिस्तान 10th के ऊपर आता है। अब पाकिस्तान में देखो 3.96 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। अब इंडिया में नंबर ये 16 लाख है। इसका कारण ऑब्वियसली सिंपल है कि इंडिया की देखो पॉपुलेशन ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट, तो इंडिया में ये नंबर ज्यादा आना ही था। बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए कि जो बच्चों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हम कैसे पहुंच पाए। समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम इन तक पहुंच सकते हैं। दुनिया भर की बात करें ना, तो लगभग हमें 14.5 मिलियन ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी। इंडिया का रैंक 2021 के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है। उस समय यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ठीक है, हमारा जो नंबर ये ज्यादा था, बट ठीक है हमने अच्छा काम किया है, पर अभी और भी अच्छा काम यहाँ पे करने की हमें यहाँ पे जरूरत देखने को मिल जाएगी। चलो ये वाली एक जो चीज थी कि जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं, मतलब कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड, जीरो डोज था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें ना, तो एक मुद्दा WHO और यूनिसेफ ने और उठाया है जिसका नाम है ड्रॉप आउट। ये ड्रॉप आउट आपका एजुकेशन वाला ड्रॉप आउट नहीं है। ड्रॉप आउट की यहाँ पे मतलब क्या है कि लेट से फॉर एग्जाम्पल किसी ने DTP की पहली वैक्सीन तो ले ली, पर उसने तीसरी वैक्सीन नहीं ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मतलब कंप्लीट मतलब डोजेज नहीं यहाँ पे प्राप्त करते। वो नंबर अगर हम देखेंगे तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा कि वैक्सीन लेना स्टार्ट तो किया था पर कंप्लीट नहीं किया उसको। समझ रहे हो? इसी तरह से अगर हम बात करें मीजल्स के रिगार्डिंग, तो मीजल्स में भी ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्निंग बातें हैं जो WHO और यूनिसेफ ने यहाँ पे बताई हैं। उम्मीद यही रहेगी कि नॉट इवन इन इंडिया बट पूरी दुनिया के अंदर जिन बच्चों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है उन बच्चों तक अच्छे से वैक्सीन पहुंचे एंड ये नंबर आने वाले समय में थोड़ा और इंप्रूव करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है स्पेड टुथ्ड वेल के बारे में। देखो दरअसल में ना एक स्पेड टुथ्ड वेल जो थी उसको अभी डेड पाया गया है ऑन द बीच इन न्यूजीलैंड। ठीक है, अब सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गया कि ये वेल अगर मरी हुई पाई गई न्यूजीलैंड के बीच के ऊपर? देखो इसका कारण पता क्या है, ये स्पेड टुथ्ड वेल, रेयर भी बोलना गलत है, दिस इज द रेयरेस्ट स्पीशीज ऑफ वेल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा बोला ये जाता है कि आज तक मतलब जब से ह्यूमन सारा चीजें देख रहे हैं ना, आज तक ये वेल सिर्फ 6 बार ही देखी गई है, सिर्फ 6 बार। स्टार्टिंग में 1872 के अंदर पहली बार इनिशियली इसको आइडेंटिफाई किया गया था, 2010 में भी 2 स्पेसिमेन इसके फाउंड किए गए थे, तो टोटल बस अब तक जाके 6 बार है, छठी बार ही हमने यहाँ पे इसको देखा है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितनी ज्यादा ये रेयरेस्ट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसका नाम आपको डेफिनेटली स्पेड टूथ वेल पता होना चाहिए, मेसोप्लोडन ट्रावर्सी भी इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द लीस्ट नोन। तो एक्चुअली हमें ज्यादा पढ़ने की इसके बारे में जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी है ही नहीं। अब क्योंकि हमें ये मिल गई है, मतलब डेड फॉर्म के अंदर ही मिली है न्यूजीलैंड के बीच के ऊपर, तो अब जाके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या मुद्दा, किस किस चीज के रिगार्डिंग है। तो अगर हम बात करें जो थोड़ा बहुत हमें आइडिया है ना, उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि जो अडल्ट फीमेल है उसकी 5.3 मीटर उसकी
लेंथ देखने को मिलती है, और जो उसका काफ मेल काफ है वो 3.5 मीटर का। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस कर पाओगे स्पिंडल शेप्ड इनकी बॉडी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। जो आपके डॉर्सल फिन्स होते हैं, जो डॉर्सल साइड्स होती है, वो डार्क ग्रे या ब्लैक देखने को मिल जाएगी, व्हाइट अंडर साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बस इतना ही आइडिया है हम इनके बारे में, और कोई आइडिया नहीं है। बात करें देखो आईयूसीएन की, आईयूसीएन के अंदर इनको डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि भाई पता ही नहीं है मतलब इनके बारे में। अब जानकारी थोड़ी बढ़ेगी, कुछ और साइंटिस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे कि इतना क्या मतलब व्हाई इज इट सो रेयर, मतलब हमें कभी देखने को मिलती ही नहीं, बस 6 ही बार देखने को मिली है आज तक। तो ये चीज थोड़ी सी डिस्कवरी जो हुई ना इसकी, तो इससे काफी सारे आने वाले समय के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप आइडिया रखिएगा एक लोकेशन का कि कहाँ पे हमें देखने को मिली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहले भी मिली थी ना, वो यही न्यूजीलैंड में ही आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो पिट आइलैंड आपको देखने को मिलता है। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से भी, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा ये रेयर अकरिंग थी, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इसको यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सेटेकियंस एंड देयर हैबिटेट इन पैसिफिक आइलैंड रीजन, उसके अंदर भी यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। अगला देखो बस बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है जीटीआरआई के बारे में। दरअसल में जीटीआरआई स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। अब ये क्या है सर जीटीआरआई? देखो जैसे आपके थिंक टैंक्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग है, आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इस तरह के आपके जो थिंक टैंक्स होते हैं ना, उन्हीं में से एक थिंक टैंक आपको जीटीआरआई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक तरह का थिंक टैंक कह लो, आप रिसर्च ग्रुप कह लो। इनका फोकस रहता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये होता है कि लेट से मान लो सरकार को या इंडस्ट्री को कुछ एक चीजें जाननी होंगी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, पॉवर्टी खत्म करने के पर्सपेक्टिव से, उसी सब चीजों को यहाँ पर ना इनके बारे में ये जानकारी हमें यहाँ पे देते रहते हैं। एक तरह का थिंक टैंक जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इनके द्वारा बोला गया है। अब अगर मैं बात करूंगा देखो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की, तो आप जानते होंगे कि 2022 में दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, एफटीए हमें साइन होता हुआ देखने को मिला, जिसका नाम क्या है, सेपा हमें देखने को मिला, राइट। अब ये इंडिया और यूएई के बीच में साइन तो हो गया। अब यहाँ पर जीटीआरआई का ये कहना है कि भाई इससे ना इंडिया ने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? देखो स्पेशली इन्होंने बात करी है प्रेशियस मेटल्स की, जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, डायमंड्स हो गया, कि ये जो सेपा हमने साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना, उसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड्स, इनका अनलिमिटेड इंपोर्ट्स इंडिया में आता रहेगा, जिस वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इस चीज में काम करती है, उनको बहुत एक मैसिव लेवल के ऊपर लॉस एक देखने को मिल जाएगा। तो ये एक कंसर्निंग बात यहाँ पे इन्होंने रेस करी है, ठीक है। बाकी अब आने वाले समय में पता लगेगा कि कैसे इंडिया इसको टैकल कर सकता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे जो बहुत बड़े लॉसेस होंगे ना, उससे जो बिजनेस होगा वो कुछ एक बड़े बड़े प्राइवेट ट्रेडर्स तक पहुंच जाएगा। आपके जो सप्लायर्स थे वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएंगे दुबई में जो फर्म्स बेस्ड हैं उनके जगह के ऊपर। तो इससे पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है ना, वो पूरी की पूरी डिसरप्ट हो सकती है। तो इंडिया को बहुत ही जल्दी इस पर्टिकुलर आपके एफटीए को रिव्यू कर देना चाहिए। तो बहुत ही कंसर्निंग बात यहाँ पे जीटीआरआई ने यहाँ पे बोली है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, ये रिपोर्ट्स बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए जाते हैं आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मार्केट के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी जीटीआरआई के बारे में। ध्यान रखना, ये एक तरह का रिसर्च ग्रुप है, एक तरह का थिंक टैंक हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहेगा एमसीक्यूज के अंदर, पहला सवाल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में है, ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा स्पीकर के बारे में। तो ये दो सवालों का आंसर आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना, फिर कल अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनको डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपसे मनी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। द आंसर इज यस। आप अगर सिंपली संविधान को देखो, 109 यही बात करता है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अब पहली बात तो इसने बोली क्या है कि मनी बिल को आप भैया राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस करो कि राज्यसभा मतलब जब भी बेसिकली जब मनी बिल को पास किया जाता है बाय लोकसभा, पहली बात तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा एक बार इसको यहाँ पे लोकसभा की तरफ पास कर दिया गया, फिर यहाँ पे इसको राज्यसभा भेजा जाता है, जहां पर राज्यसभा के पास ना 14 दिन होते हैं। अब राज्यसभा चाहे तो भाई इस केस में कुछ एक रिकमेंडेशंस दे सकता है, पर वो रिकमेंडेशंस माननी है नहीं माननी ये लोकसभा का मन है। माने तो भी ठीक है, नहीं माना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी हम उसको पास ही मानेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मान लो, मतलब ये तो हो गया कि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं होती, इसके साथ ही मान लो यहाँ पे जो राज्यसभा है ना, वो अपनी रिकमेंडेशन देता ही नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन निकल गए, अब ऐसा मान लेंगे कि ये जो बिल है वो पास ही हो गया। तो ये बहुत आप नोटिस करोगे मनी बिल के अंदर ना, मनी बिलोंग्स टू द लोकसभा, ठीक है ना, ऐसा मान के चलो। तो मनी बिल के ऊपर पूरी की पूरी पावर लोकसभा की देखने को मिल जाती है, ऐसा आर्टिकल 109 बोलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आर्टिकल 1010 की, 110 की बेसिकली, उसके अंदर मनी बिल्स की डेफिनेशन दे रखी है। मनी बिल के अंदर डेफिनेशन की बात ये कहता है कि अगर कोई बिल सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे ना जो वर्ड है ओनली, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ ये सारी प्रोविजन होती है ना, तो उसको हम मनी बिल कंसिडर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि जो स्पीकर होते हैं ना लोकसभा के, वो यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा बिल आपका मनी बिल होगा एंड कौन सा बिल आपका मनी बिल नहीं होगा। तो ये आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं। एंड प्लस एट द सेम टाइम ये इनका जो सर्टिफिकेट होता है जो स्पीकर देते हैं लोकसभा के, वो जब भी मनी बिल आपका सेंड किया जाएगा राज्यसभा, उसके साथ यहाँ पे इंडोर्स होता है। एंड इवन जब प्रेसिडेंट को भेजा जाता है तब भी उसके साथ यहाँ पे इंडोर्स देता होता है। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये बातें पता है तो आप बिल्कुल सही कह दोगे कि सर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है जो कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यस, साफ साफ लिखा हुआ था, राज्यसभा को या तो अप्रूव करना है या चेंजेस सजेस्ट करने हैं, पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। चौथी स्टेटमेंट यहाँ पे बात करिए कि अमेंडमेंट्स जो सजेस्ट किए गए राज्यसभा के द्वारा, वो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लोकसभा के द्वारा, नहीं, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा दूसरा होमवर्क जो मैंने आपको दिया था वो था कि संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें, एक पर्सन जिसको वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वो मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है अगर वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं भी है फॉर 6 मंथ। क्या ये बात ठीक है? देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो यार, जो पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है वो तो 18 साल से ऊपर का आपका एलिजिबल हो जाता है वोटिंग के लिए, है कि नहीं? बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली की, जैसे मान लो अगर किसी को बनना हो तो 25 साल की उम्र, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल की उम्र है। तो ये तो कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना, राइट? उसके बाद ही तो यहाँ पे उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है ना। ये बात चलो ठीक है कि हाँ 6 महीने के लिए बना सकते हैं, पर ये बाकी कंडीशन भी तो ट्रू होनी पड़ेंगी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो उस केस में वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल से ज्यादा होती है। ये बात भी अपने आप में गलत है, क्योंकि जो कंडीशन है, अभी आपने राहुल गांधी जी का केस पिछले साल सुना होगा, कंडीशन इसकी पहली बात तो 2 साल, कि 2 साल से ज्यादा के अगर उनको होता है ना, तो उस केस में यहाँ पर उनको मतलब डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कितने टाइम के लिए? जो भी उनकी सजा का समय है प्लस उसके बाद 6 साल की बात होती है। यहाँ पर परमानेंटली डिस्क्वालीफाई वाली बात नहीं होती। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थे। नीदर वन नॉट टू विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आपके लिए ट्रू फॉल्स के अंदर 3 सवाल हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसकी अगर मैं बात करूं तो एक था फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो दरअसल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ईजी की बात करें तो यस दिस स्टेटमेंट इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन लेपर्ड की बात करें तो IUCN स्टेटस का नियर थ्रेटेंड देखने को मिल जाता है, राइट? तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।